हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नर और वायसराय के बारे में। तो अंग्रेजी सत्ता जब भारत में इस्टेब्लिश्ड हुई, उसके बाद उन्होंने भारत में कई गवर्नर और वायसराय की नियुक्ति की, जिन्होंने आगे अंग्रेजी सत्ता के कार्यभार को संभाला। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे इन गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नर्स ऑफ बंगाल। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो उस युद्ध में क्या हुई थी, अंग्रेजों की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला की पराजय। उस युद्ध का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो उस युद्ध के विजय के उपरांत अंग्रेजों द्वारा बंगाल में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिन्होंने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था अंग्रेजों की ओर से। और ठीक है, तो आइए सबसे पहले इन गवर्नर के नाम देख लेते हैं एक बार, और इसके बाद जानेंगे इनके बारे में डिटेल से। तो यहाँ पे मैंने 5 बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम लिखे हैं। ये गवर्नर जनरल जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और हम सिर्फ उन्हीं गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब पहले गवर्नर जनरल हुए बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद कौन हुए, वॉरेन हेस्टिंग, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो चलिए जानेंगे इनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे कौन हुए, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। इनका शासनकाल देखो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1768 ईस्वी तक। तो इनके द्वारा कौन सा एक महत्वपूर्ण काम किया गया था दोस्तों, तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी, तो सही आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। अब उसके बाद हमारे दूसरे, मतलब इनके बाद भी कई गवर्नर्स हुए, लेकिन उसके बाद इम्पोर्टेंट गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, जिनका शासनकाल कब से कब तक हुआ, 1772 से 1774 तक तथा 1774 से 1785 ईस्वी तक। यहाँ आप समय को ध्यान दिएगा, एक काल था उनका 1772 से 1774 तक, जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कौन, वॉरेन हेस्टिंग। और उसी टाइम पे क्या हुआ, 1774 से 1785 ईस्वी। तो ये क्या हुए, अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल हुए। तो आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या हुआ था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जिसके अनुसार जो बंगाल के गवर्नर थे, उन गवर्नर जनरल को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस अंग्रेजी क्षेत्र में कौन कौन से आते थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात जो गवर्नर जनरल का काल निर्धारण किया गया कि वे 5 वर्षों तक सत्ता में रहेंगे। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल कौन हुए थे, वॉरेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट को, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कौन हुआ दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य को। तो सबसे पहला इन महत्वपूर्ण कौन सा किया था, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसका समापन किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। ओके, अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक और प्रमुख कार्य क्या हुआ था कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इन्हीं के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। तो आप इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा, द बंगाल गजट 1780, और प्रकाशन किसने किया था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की।
ठीक है। अब चौथा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था, ठीक है। और पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। और इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी में, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, सलबाई की संधि, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, मंगलोर की संधि, ओके। तो इस तरह हमने जाना वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, ओके। अब हमारे अगले गवर्नर जनरल कौन हुए अंग्रेजी क्षेत्र के, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लागू की थी, उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जिसकी स्थायी बंदोबस्त है क्या कि जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था, ठीक है। और कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस को ही नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है भारत में, ठीक है। अब हमारे अगले इम्पोर्टेंट कौन हुए गवर्नर, लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली का नाम तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, वेलेजली की एक इम्पॉर्टेंट संधि के कारण। तो उनकी इम्पॉर्टेंट संधि कौन सी थी, सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने किया था। तो आप इनका नाम भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इसने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ओके। इनके बाद हमारे अगले इम्पोर्टेंट गवर्नर कौन हुए अंग्रेजी क्षेत्र के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इनका भी काल दो पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि इसके बाद ये अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल ना रहकर पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे 1829 में राजा राम मोहन के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। तो इसी के साथ हमने क्या पढ़ा, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में और अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1833 से 1858 तक रहा। उसके बाद इस पद को समाप्त करके वायसराय पद की शुरुआत की गई। तो चार इम्पोर्टेंट गवर्नर के बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। तो उसमें पहले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरे चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है। तो कैसे होती है आइए देखते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंग्रेजी क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इनके ही समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम किसकी अनुशंसा पे बनाया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, मैकाले, ओके। अब हमारे दूसरे और इम्पोर्टेंट भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए, चार्ल्स मेटकॉफ। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था, ठीक है। इनके बाद हमारे अगले गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों मैं अगला बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बाद कोई गवर्नर जनरल ना होगा।
देखो यहाँ पे 1835 से 1836 और इनका कार्यकाल है 1848 से 1856। इस बीच में भी गवर्नर जनरल बने, लेकिन वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तो सभी ने सुनी ही होगी, तो आइए जानते हैं क्या थी वो। डलहौजी के शासनकाल उसके व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सबसे पहले कौन सा राज्य था? सतारा। और इसी क्रम में सारे राज्यों का मैंने लिस्ट बना रखा है, तो आप इस राज्य को देख लीजिएगा। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ, जैसे कि जैतपुर एवं संबलपुर जो कि 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 ईस्वी में, यहीं से झांसी की रानी, ठीक है, नागपुर 1854 ईस्वी में। तो इसके द्वारा हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी सत्ता में इन सारे साम्राज्य को मिला लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, अब डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। तो एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। और प्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने। और कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो इन सब पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ओके, और इन्हीं के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की भी शुरुआत हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के बाद हमारे अगले गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसके पद को समाप्त कर दिया जाता है और एक नए पद वायसराय की शुरुआत होती है। तो आगे हम जानेंगे वायसराय के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लिस्ट में 10 वायसरायस के बारे में लिखा है जिनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इन्हीं क्रम में हम सबसे पहले किनके बारे में पढ़ेंगे? लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। तो आप ये गवर्नर और वायसराय का प्रथम और अंतिम जो बने हैं उन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसे कि प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और अंग्रेजी क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसी प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या बनता है? प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि प्रथम वायसराय बनता है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? अगला इम्पॉर्टेंट काम लॉर्ड कैनिंग ने ये किया था कि जो व्यवगत सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया उसे समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद हमारे दूसरे वायसराय हुए लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 ईस्वी तक सत्ता में रहे। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसी के कारण जो लॉर्ड लिटन थे बहुत ही फेमस रहे। और उनके बाद हुए अगले वायसराय लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 ईस्वी तक रहे। इनके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई गई है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम नियमित जनगणना किनके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ओके, अब अगले हमारे और इन्हीं के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी सन 1872 ईस्वी में हुई थी। और नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। ओके, प्रथम कारखाना अधिनियम सन 1881 में रिपन के द्वारा ही लाया गया था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ओके, अब चौथे हमारे वायसराय कौन हुए? लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से
88 ईस्वी तक सत्ता में रहे। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और लॉर्ड कर्जन हमारे अगले वायसराय हुए, जो कि 1899 से 1905 ईस्वी तक रहे। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। और कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 का बंगाल विभाजन। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन के समय जो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ओके, अब हमारे अगले वायसराय हुए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 1915 ईस्वी तक वायसराय के पद पे नियुक्त रहे। इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और इनके समय की एक और इम्पॉर्टेंट घटना, जो कि भारत की पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। तो कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित होकर कहाँ आई थी? दिल्ली, 1912 ईस्वी में। ओके, और हमारे अगले और 7वें वायसराय कौन हुए? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक वायसराय के पद पे नियुक्त रहे। और इन्हीं के शासनकाल में 1919 ईस्वी का रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इन सभी रोलेट एक्ट, बाकी इनके बारे में हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इनका नाम जान लीजिए। और इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, अब हमारे अगले और 8वें वायसराय कौन हुए थे? लॉर्ड इरविन। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में तो लगभग सभी ने सुना ही होगा। जो जैसे भगत सिंह एक मूवी आई थी, उसमें ये गांधी इरविन समझौते को भी दिखाया गया था। तो आइए जानते हैं क्या था वो समझौता। तो 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय रहे। और 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को। और किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने 9वें वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था इन्हीं के, जब ये वायसराय के पद पे नियुक्त थे। ओके, अब 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 2 इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई थी इनके वायसराय पद पे जब ये नियुक्त थे। और उसके बाद हमारे अगले और अंतिम वायसराय कौन हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों अभी तक मैंने जब बताया तो अंतिम रहते हैं तो शुरुआत भी तो होती है किसी चीज़ की। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं भारत के अंतिम वायसराय होते हैं। और प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? यही लॉर्ड माउंटबेटन। तो इससे पहले भी मैंने कई बार गवर्नर जनरल और वायसराय अंतिम और प्रथम के बारे में बताया था। तो आप उन सभी को ध्यान रखिएगा, जो कि 1947 से 1948 ईस्वी तक वायसराय के पद पे रहते हैं। उसके बाद इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बनाया जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है क्या? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इससे पहले हमने जिन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था, उस समय जो था भारत फ्री नहीं था। ओके, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद एक और गवर्नर जनरल होते हैं सी राजगोपालचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी होते हैं। ओके, तो इसी तरह हमने सारे बंगाल के गवर्नर, अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर और भारत के गवर्नर, भारत के वायसराय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिए, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।